चलो, I hope कि everything is clear. I'm quite visible and the voice is audible. बच्चों देखो, कल हमने यहीं पे लेक्चर जो ना स्टॉप किया था. We have defined few terms, that is gene, character, traits, homozygous क्या होता है, heterozygous क्या होता है, और इसी तरह से यहाँ पे एक टर्म है that's phenotype and genotype. ठीक है, देखिए little bit I will give you the idea what's phenotype and what's genotype. ठीक है, देखिए फिनोटाइप जो है दैट्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस. ठीक है, और जब हम जीनोटाइप की बात करते हैं दैट मींस द जेनेटिक मेकअप. से फॉर एग्जांपल ये जो है ना आप लोअर क्लास में भी पढ़ते हो, जैसे मैंडल ने जब क्रॉस किया तो कैपिटल टी जो है दैट्स अ टॉल प्लांट, बट कैपिटल टी स्मॉल टी जो है दैट्स अगेन द टॉल प्लांट. ठीक है, but there is a difference that this tall plant is a homozygous tall plant, but this is what the heterozygous. So that means it's a genetic makeup. अब मैं कह रहा हूं कि ये टॉल जो है इस टॉल से डिफरेंट है, इट इज जेनेटिकली डिफरेंट, देयर जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट. अदरवाइज इन द अपीयरेंस द बोथ आर सेम, दैट्स बोथ आर टॉल. ठीक है, so that means phenotypically we can say this is tall and this is again tall, but genotypically we can say this tall is different from this tall. ठीक है, so phenotype जो है that is the external appearance. That's the external appearance. लेकिन बच्चों अगर मैं जीनोटाइप की बात कर रहा हूं तो जीनोटाइप जो है इसमें हम जेनेटिक मेकअप की बात करते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जेनेटिक मेकअप. ओके, so these are the terms that's a phenotype and genotype. Look, देखो अभी हम जो है ना मैंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि मैंडल जो है ना उसी ने जो है ना स्टडी किया था हेरिडिटी को, जहां पे उसने पी प्लांट को स्टडी किया. सो लेट्स सी कि जो है ना मैंडल ने क्या किया था. देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो मैंडल है, द मैंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. नाउ दीज आर द पॉइंट्स, दैट्स अ हिस्टोरिकल पॉइंट्स जो हमें जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जानने होंगे. द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस मैंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ओके, देखिए यहाँ पे मैंडल ने जो काम किया पी प्लांट पे काम किया, एंड उसने जो काम किया दैट वाज द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, एंड ही डिड इट फॉर 7 years. ठीक है ना, तो 7 साल के लिए उसने काम किया. किसने? मैंडल की बात हो रही है. बच्चों यहाँ पे डेट दिखा है दैट्स 1856 टू 1863. रुको बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके नीट का. ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैंडल ने हाइब्रिडाइजेशन का काम कितने सालों के लिए किया, तो आंसर है 7 years. लेकिन बच्चों कभी एग्जामिनर घुमाएगा तो वहां पे वो 7 साल नहीं लिखेगा, वहां पे डेट देगा जैसे जिसमें एक डेट आपका छुपा होगा दैट्स 1856 टू 1863. The thing is you have to remember the date. ठीक है ना, then you can solve this question. ठीक है, so Mendel did hybridization experiment for about 7 years. डेट आपके सामने. अब बच्चों ध्यान देना, जब कोई रिसर्च करता है तो वो अपनी रिसर्च को पब्लिश करता है किसी जर्नल के अंदर. ठीक है, अब मैंडल ने भी वही काम किया. तो मैंडल ने जो है ना अपने रिसर्च को जो है ना किसमें जो है ना पब्लिश किया, दैट्स अ एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन इन 1866. You have to remember it as such. ठीक है, there is no concept in it that Mendel has published his work. But एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैंडल अपने जो ना पी प्लांट पे काम कर रहा था, the work was complete. He reported the work to the scientist. उसने अपने काम को एक साइंटिस्ट के पास रिपोर्ट किया, लेकिन उस साइंटिस्ट ने उसे वहां से एक ऐसा प्लांट दिया दैट्स अ हाकवीड, जिसमें मैंडल जो है ना वो अपने लॉज को जो है ना पूरी तरह से वो लॉज वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंडल फेल्ड टू पब्लिश हिज वर्क कंप्लीटली. तो इसीलिए क्या हुआ, मैंडल ने काम तो किया बट वो खुद अपने काम को नहीं देख पाया, खुद अपने काम को जो ना पब्लिश नहीं कर पाया. तो इसीलिए बच्चों वहां पे फिर उसके बाद लेटर ऑन इन द 1900 में क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने मैंडल के काम को देखा और उसे रीपब्लिश कर दिया. उसमें सबसे पहले जो था दैट इज हीगो डेवरीज जो कि हॉलैंड से थे. द सेकंड वन वाज दैट इज कार्ल कोरेंस जो कि जर्मनी से थे, एंड द थर्ड वन वाज एरिच वन टेस्टरमार्क, ही बिलोंग्स टू व्हाट, ऑस्ट्रिया. तो इन 3 साइंटिस्ट ने मैंडल के काम को देखा और उसे दोबारा जो है ना पब्लिश किया. ठीक है ना, देन हमारे सामने जो है ना आज हम मैंडलिज्म पढ़ते हैं, आज हमें पता चल रहा है कि मैंडल ने काम कैसे किया था. ठीक है जी, अब देखिए मैंडल जो है, मैंडल के काम का सक्सेस क्या था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आखिर मैंडल जो है ना वो सक्सेसफुल क्यों थे. देखिए मैंडल के सक्सेस का जो राज था,
ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज कि मैं आपको बता दूं, मेंडल ने जितने भी जीन स्टडी किए, इन केस ऑफ द पी प्लांट, मेंडल ने जितने भी जीन स्टडी किए, दे वर गवर्निंग द सिंगल कैरेक्टर। यानी एक जीन जो है ना, एक जीन, द वन जीन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर। सो वन जीन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर, एंड दिस वाज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ व्हाट, मेंडल। द सेकेंड थिंग इज कि हर किसी जीन के दो ही जो है ना ट्रेड्स थे, दैट्स व्हाई दीज जीन्स आर दीज कैरेक्टर्स वर नोन एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो वहां पे दो डिस्टिंग्विशेबल क्या थे, ट्रेड्स थे। तो हम बात करने वाले हैं सक्सेस की। सो द फर्स्ट थिंग दैट ही वाज सक्सेसफुल, दैट ही यूज्ड ट्रू ब्रीडिंग। अब बच्चों ध्यान देना, ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब हुआ, जब हम किसी में सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो वहां पे अल्टीमेटली जो है ना एक स्टेबल कैरेक्टर जो है, एक स्टेबल जो है ना ट्रेड जो है ना, वो अल्टीमेटली इनहेरिट होता है, ठीक है। तो वहां से प्रोड्यूस होता है ट्रू ब्रीडिंग। जैसे आपने मेंडल का क्रॉस पढ़ा है, उसने कैपिटल डी लिया और उसको क्रॉस किया किससे, स्मॉल टी से। ये दोनों जो है ना क्या है, ट्रू ब्रीडिंग। और मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग यूज किए, 14 ट्रू ब्रीडिंग यूज किए। बच्चों इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हो कि मेंडल ने जो है ना कितने ट्रू ब्रीडिंग यूज किए। बट रिमेंबर, मैंने यहां पे लिखा ट्रू ब्रीडिंग, लेकिन अगर हम यहां पे पेयर्स की बात करें तो दैट विल बी द 7 पेयर्स, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, दूसरा जो यहां पे पॉइंट मैंने लिखा कि मेंडल सक्सेसफुल क्यों थे, द थिंग इज कि जो उसने ट्रेड्स लिए, ठीक है ना, उनमें ना कोई लिंकेज का प्रोसेस था, ना ही रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस था, और ना ही जो है ना कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। यानी वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना कंप्लीट डोमिनेंस था, और जो जीन्स है दे वर अनलिंक्ड। दैट्स द रीजन दैट मेंडल वाज सक्सेसफुल, ठीक है। क्योंकि आगे हम देखेंगे जब लिंकेज होगा जीन्स के बीच में, वहां पे मेंडलिज्म जो है ना फेलियर होगा, वहां पे मेंडल्स के लॉज जो है वो फेल होंगे। Another thing is that he chose contrasting character, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि हर कैरेक्टर के दो ही ट्रेड्स थे, that is distinguishable characters. I hope it's clear to you. Now see, अब हम मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों अभी जो है ना हम हिस्ट्री के बारे में ही लिटिल बिट जो है ना पढ़ रहे हैं। आगे जाके जो ना हम जो है ना मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। सो मैं अभी ये कह रहा हूं कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, सबसे पहली बात यह है कि मेंडल ने स्टडी किए थे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है ना। और मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया था, ही चूज द प्लांट दैट इज द गार्डन पी विच इज कॉल्ड एज द पाइसम स्टाइलम। मैं आपको एक बात यहां पे बता दूं बच्चों कि अगर आप यहां पे पाइसम स्टाइलम की बात करोगे, यानी गार्डन पी की बात करोगे, तो गार्डन पी जो है एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एंड इसमें जो नंबर है दैट इज 2n इज इक्वल टू 14। जो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास टोटल 14 क्रोमोसोम्स है विच आर प्रेजेंट इनटू 2 सेट्स, दैट्स व्हाई इट्स डिप्लॉयड। एक सेट में आपको 7 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो आप यहां पे बोल सकते हो देयर आर 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो बच्चों इसका मतलब ये भी हुआ कि देयर आर 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और आपको याद रखना होगा ये जो 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, दे आर ऑल ऑटोसोम्स, दे आर ऑल ऑटोसोम्स, इनमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं कि मेंडल ने जो है कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एंड द प्लांट चूजन बाय मेंडल वाज गार्डन पी। अब क्वेश्चन ये है कि इसका भी तो रीजन होगा कि मेंडल ने जो है ना गार्डन पी क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। तो देखिए रीजन क्या था, सबसे पहले शॉर्ट लाइफ साइकिल, दैट वाज कि इसका लाइफ साइकिल जो है ना 2 से 3 महीने में कंप्लीट होता है, जिससे हम जो है ना कैरेक्टर्स और जीन्स को स्टडी करने में बहुत इजी होगा हमारे लिए, क्योंकि जल्दी से नई नई जनरेशंस बनेंगे और जल्दी से हम इफेक्ट देख सकते हैं। द सेकंड थिंग इज देयर वर मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से और एक था दैट इज कि पी प्लांट के अंदर जो है ना नेचुरली क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन, बट एट द सेम टाइम द क्रॉस पॉलिनेशन वाज आल्सो पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हम उसके बारे में अभी लिटिल बिट जो है ना थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि व्हाट आर द रीजंस कि ही चूज व्हाट दिस दैट इज कॉल्ड एज द गार्डन पी। तो देखो हमने यहां पे बोला सबसे पहला रीजन जो है शॉर्ट लाइफ साइकिल, द सेकंड रीजन इज दैट देयर वर मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, थर्ड इज देयर वाज नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, और उसके बाद हमने कहा था आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन वाज आल्सो पॉसिबल। बच्चों और एक यहां पे रीजन था, वो ये है कि दिस पाइसम स्टाइलम दैट मींस गार्डन पी, इट्स इजी टू कल्टीवेट, और वी कैन से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द सीड्स।
सो दीज वर द रीजंस कि मैंडल ने क्यों पी प्लांट को चूज किया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ सी लुक, तो बच्चों ध्यान देना, मैंने कहा मैंडल ने जो है ना 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया। अब अगर हम इन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करें तो आप ध्यान दीजिए यहां पे, तो दीज वर द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दैट वाज सिलेक्टेड बाय व्हाट, मैंडल। देखिए बच्चों, इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहली बात यहां पे ये हो रही है कि सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट्स अ सीड शेप, दैट इज सीड शेप। अब ध्यान दीजिए, जब हम मैंडलिज्म देखते हैं, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि मैंडल ने देखा कि जो जीन के अंदर अलील्स है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है कंप्लीट डोमिनेंस। उसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेट यहां पे डोमिनेंट होगा, एक अलील यहां पे डोमिनेंट होगा, तो दूसरा अलील जो है ना वो रिसेसिव होगा। सो दैट्स व्हाई अगर मैं एक कैरेक्टर यहां पे चूज कर रहा हूं दैट इज सीड शेप, तो इसका एक ट्रेट जो है दैट इज राउंड, इट्स अ डोमिनेंट ट्रेट, इट्स रिसेसिव ट्रेट इज रिंकल। और ये चीजें जो है ना आप लोअर क्लासेस में भी सीखते हो। बच्चों ध्यान देना, दूसरा जो हमारा यहां पे आने वाला है दैट्स अ सीड कलर। सो वी हैव येलो dominant but the green is what, recessive. We have flower color, it is violet, it's white. We have pod shape, it's full, it is constricted. रुको बच्चों, यहां पे full लिखा है, इसको आप inflated भी लिख सकते हो, remember it. यहां पे लिखा है pod color, इसका डोमिनेंट ट्रेट ग्रीन लेकिन रिसेसिव येलो, फ्लावर पोजीशन द डोमिनेंट इज एक्सियल एंड द रिसेसिव इज टर्मिनल। इसी के बाद स्टेम हाइट, जो डोमिनेंट है दैट इज टॉल एंड द रिसेसिव दैट्स नोन एज द ड्वार्फ। तो बच्चों दीज वर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दैट वाज सिलेक्टेड बाय मैंडल। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो जरा यहां पे, तो दीज वर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बच्चों ये एनसीईआरटी से लिया हुआ डायग्राम है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है और आगे ये भी लिखा है उनका डोमिनेंट ट्रेट क्या है और रिसेसिव क्या है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा था कि पी प्लांट में नेचुरली जो है ना सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट मैंने कहा था आपसे कि क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। बच्चों सबसे पहले मैं आपको सिखाऊं यहाँ पे कि क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे पॉसिबल है। ध्यान देना बच्चों, अच्छे से समझे। मान लो ये एक प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर जो है ना एक फ्लावर मैंने बना दिया। अब बच्चों ये फ्लावर का जो है ना मेल पार्ट है दैट इज द एंथर और यहाँ पे फ्लावर का फीमेल पार्ट है दैट इज स्टेगमा। बच्चों ऐसा तो होगा नहीं, बट अंडरस्टैंड करने के लिए अभी मैंने ऐसे बना दिया। तो बच्चों क्या समझना है आपको, जरा ध्यान दीजिए आप कि अगर इस एंथर से पोलन इस स्टिग्मा पे जा रहा है तो हम इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। वी आल्सो कॉल इट एज ऑटोगैमी। बट बच्चों ध्यान देना, मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि हम यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाएं, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, ध्यान देना, आपके पास यहां पे एक डिजायर्ड एंथर होगा, यानी एक डिजायर्ड पोलन होगा और आप चाहते हो कि उसी पोलन से आप इसको क्या करो, पॉलिनेट करो। तो बच्चों इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहां पे ये करोगे कि आप इस फ्लावर से, जो कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें से आप ये एंथर का पार्ट जो है ना रिमूव कर लोगे। और बच्चों जब एंथर का पार्ट आपने रिमूव कर लिया, यहां पे क्या बचा, स्टिग्मा, और इस स्टिग्मा को आप इस तरह से बैगिंग करोगे, यानी इसको कवर करोगे, सो दैट कोई और पोलन यहां पे आके इसे जर्मिनेट ना करे। आप चाहते हो कि आप इसे जर्मिनेट करो विद अ पर्टिकुलर पोलन, तो इसीलिए आपने इसको क्या किया, बैगिंग किया, जो कि आप बटर पेपर यूज कर सकते हो। अब बच्चों क्या होगा कि मान लो यहां से पोलन्स बन गए, मैंने इन पोलन्स को यहां पे लेके आया, मैं पहले इस बैग को हटा रहा हूं और इन पोलन्स को इस स्टिग्मा पे डाल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इस पे यहां पे दोबारा बैगिंग कर रहा हूं, दैट्स कॉल्ड अ रीबैगिंग, सो दैट बच्चों यहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यानी पॉलिनेशन जो है ना इसी पोलन की वजह से हो और किसी पोलन की वजह से ना हो। लेकिन बच्चों यहां पे क्या किया आपने कि पोलन किसी और एंथर से आ रहा है, स्टिग्मा किसी और फ्लावर का है, तो वी कॉल इट एज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि प्लांट भी सेम नहीं है, डिफरेंट है। अगर प्लांट सेम होता तो हम बोलते जिटनोगैमी, बट प्लांट भी डिफरेंट है तो हमने इसे कहा इट इज द जीनोगैमी, दैट्स अ क्रॉस पॉलिनेशन। अब बच्चों यही चीज जो है ना मैं आपको यहां पे डायग्रामेटिकली दिखाऊं, तो आप प्लीज इस चीज को देखो। वी हैव हियर डायग्राम, देखो यहां पे अगर आप पूरी तरह से देख पा रहे हो तो अच्छे से देख लो आप कि यहां पे हमारा एक पेरेंट है जिसमें हम चाहते हैं कि इसी पोलन से ये फ्लावर जो है ना जर्मिनेट हो। तो हमने इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या किया,
हमने इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में यहां पे एंथर को रिमूव किया, जिसे हम बोलते हैं एमास्कुलेशन। तो पहला स्टेप है, हमने एंथर को रिमूव किया, जिसे हमने नाम दिया एमास्कुलेशन। उसके बाद हम यहां से पोलन लेके इस फ्लावर को क्या कर रहे हैं, पॉलिनेट कर रहे हैं, तब जाके यहां पे क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। So that means in artificial hybridization, the first step is emasculation, that is removal of anther. The second step is bagging, that means covering up stigma with the butter paper. Third is dusting, यानी बाद में आप पोलन्स ले आओगे, डिजायर्ड पोलन्स, उनको जो है ना आप स्टिग्मा पे डाल रहे हो, that's called the dusting. Then after that there is rebagging, and this is complete of what? The artificial hybridization. ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, यहां पे मैंने बोर्ड पे लिखा है दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ व्हाट, सिंगल जीन। ठीक है। नाउ यहां पे हम मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अभी बता दूं कि मेंडल ने जो है ना 2 तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, दैट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द सेकंड इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, एक जीन को सिलेक्ट किया, मींस एक कैरेक्टर को स्टडी किया। लेकिन डाइहाइब्रिड में उसने जो है 2 जीन्स और वी कैन से 2 कैरेक्टर्स को एट ए टाइम जो है ना स्टडी किया। और जब इसने दोनों एक्सपेरिमेंट्स किए तो आउटकम वाज 3 लॉज। पहला लॉ उसने बोला दैट्स अ लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ जो उसने बोला दैट्स अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड द थर्ड लॉ दैट्स अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस दैट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन मैंने यहां पे लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ द सिंगल जीन, दैट मींस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों मैं बात करने वाला हूं अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छे से समझ लेना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो चलिए बोर्ड पे आते हैं और हम इस चीज को समझ लेते हैं कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे मान लो कोई नहीं, यहाँ पे केमिस्ट्री का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका था इसलिए यहाँ पे था। ठीक है। तो एनीवे आप बच्चों ध्यान देना यहाँ पे कि हम यहाँ पे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिखाने वाले हैं। ठीक है ना। सो वी हैव व्हाट, द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों एक बात समझ लो आप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है द सिंगल जीन इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है। सो दैट मींस हियर इट इज कि यहां पे क्या है, एक सिंगल जीन इन्वॉल्व है। सो वी हैव हियर सिंगल जीन। बच्चों इसका मतलब ये भी तो हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं सिंगल जीन है, हम अभी मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं, दैट मींस अ सिंगल कैरेक्टर इज इन्वॉल्व्ड। सो देयर इज अ सिंगल कैरेक्टर इज इन्वॉल्व्ड, सिंगल कैरेक्टर। ओके। तो यहां पे ध्यान देना आप अच्छे से। चलो देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड का क्रॉस जो है किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने जो हाइट लिया दैट इज द स्टेम हाइट, जो कैरेक्टर हमने लिखा दैट इज द स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। ठीक है। तो हमने 2 पेरेंट्स यहां पे लिखे दैट इज कैपिटल टी विच इज टॉल। ठीक है ना। दूसरा हमने पेरेंट लिया दैट इज स्मॉल टी एंड दिस पेरेंट इज ड्वार्फ। ठीक है। याद रखना ये कौन सी जनरेशन है, दिस इज द पैरेंटल जनरेशन, यानी फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन। वी हैव पेरेंट दैट इज टॉल, अनदर पेरेंट दैट इज ड्वार्फ, बट रिमेंबर बोथ द पेरेंट्स आर ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है जी। ये भी होमोजाइगस कंडीशन में, ये भी होमोजाइगस कंडीशन में। बच्चों जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहला स्टेप यहां पे होता है गैमेटोजेनेसिस, देन आफ्टर दैट देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड अल्टीमेटली वी विल गेट द ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना। सो सी होगा क्या, यहां पे भी गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, यहां पे भी गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से है, यहां पे मैं कोई चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रख लेना। तो बच्चों हमने आपसे कहा कि सबसे पहले यहां पे गैमेटोजेनेसिस होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां से कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे और यहां से कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो बच्चों एक बात याद रख लेना, आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा दैट इज यूज्ड फॉर द टाइप ऑफ गैमेट, यानी गैमेट्स को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा टाइप ऑफ गैमेट्स को, दैट्स इक्वल टू 2 to the power n। और बच्चों यहां पे जो n मैंने लिखा इसका मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। देखो बच्चों अच्छे से समझ लेना, ध्यान देना। ठीक है। मैंने यहां पे लिखा कैपिटल E, कैपिटल E, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल c। बताओ कितने टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज करना 2 to the power n। और बच्चों देखो यहां पे एक ही हेटेरोजाइगोट है, बाकी जो ये है ये होमोजाइगस है, तो 2 to the power 1 दैट्स इक्वल टू 2।
तो यहां पे सिर्फ 2 ही गैमेट्स मिलेंगे, ठीक है ना, तो सही कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको 2 ही गैमेट्स मिलेंगे। ओके, सो दिस इज 2 to the power 1 दैट्स इक्वल टू 2। ओके, तो ये मैं कह रहा था कि टाइप ऑफ गैमेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे। अब जरा ध्यान देना, अगर हम इस पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे बच्चों देखो यहां पे लिखा है कि अगर फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 रेज पावर n, बच्चों यहां पे कोई भी हेटेरोजाइगोट नहीं है, सो दैट इज 2 रेज पावर 0। सिंपल मैथ है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 दैट्स इक्वल टू 1। तो दैट मींस एक ही टाइप का गैमेट यहां पे मिलेगा एंड दैट इज कैपिटल T। और बच्चों इसी तरह से यहां पे भी यही फॉर्मूला यूज होगा, 2 रेज पावर n दैट इज 2 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे भी एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा दैट इज स्मॉल t। अब गैमेटोजेनेसिस तो हो गया, नाउ लेट्स गो फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट जब होगा तो कैपिटल T विल fuse with a small t and you will get here the first phylal generation that is called as the F1। और बच्चों सिंस मैंने आपसे कहा था कि मेंडल के जीन्स में कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सी रिलेशनशिप थी, दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस। सो दैट मींस अगर यहां पे कंप्लीट डोमिनेंस है तो टॉल जो है ना वो दीवार पे डोमिनेंट है, सो ये प्लांट भी कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। एक बात समझ लेना, जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको ऐसा नहीं लिखा हुआ आया वहां पे कि ये कैपिटल T स्मॉल t है। बच्चों उसने सीड्स को सोक किया, उसे वहां पे प्लांट्स मिले और जो F1 में प्लांट्स थे वो सारे टॉल थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये टॉल कैसा है, यानी जेनेटिकली ये कैसा है, ठीक है ना। लेटर ऑन उसने इसको कंफर्म किया, कैसे कंफर्म किया वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हमें F1 जनरेशन मिला, दैट इज हमें जो है ना प्लांट्स कैसे मिले, टॉल प्लांट्स मिले। अब बच्चों ध्यान देना, हम इस F1 को क्या करेंगे, विल डू सेल्फिंग। हम यहां पे F1 की सेल्फिंग करेंगे, यानी हम F1 को F1 के साथ क्रॉस करेंगे, वी कॉल दिस प्रोसेस एज सेल्फिंग। ओके, अब जरा ध्यान देना, हमारे पास F1 जो है दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, तो क्रॉस विथ कैपिटल T स्मॉल t। ओके, अब बच्चों जरा ध्यान देना, यहां पे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जब होगा तो यहां पे गैमेट्स बनेंगे। अब मैंने फॉर्मूला आपसे बताया था कि आप कैसे निकालोगे, आपने फॉर्मूला यूज करना है 2 रेज पावर n। अब बच्चों ध्यान देना, इस टाइम यहां पे एक हेटेरोजाइगोट है, तो फॉर्मूला के हिसाब से टाइप ऑफ गैमेट्स कितने मिलेंगे, तो यहां पे 2 तरह के गैमेट मिलेंगे, एक कैपिटल T दूसरा स्मॉल t। और बच्चों यही फॉर्मूला सेम यहां पे यूज होगा, तो यहां पे भी आपको 2 तरह के गैमेट्स मिलेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस हुआ, अब गैमेट का फ्यूजन होने वाला है। बच्चों एक मेथड ये है कि आप यहां पे पुनेट स्क्वायर बॉक्स यूज करोगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं एट द सेम टाइम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, डोंट वेट फॉर द पुनेट स्क्वायर बॉक्स। आपको इतना क्विक रहना है कि आप यहीं पे कॉम्बिनेशंस बना दो, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एक चीज बताऊं, पुनेट स्क्वायर बॉक्स जो है ना आप बना सकते हो कि यहां से आप मेल गैमेट्स लिखोगे और एक साइड से आप फीमेल गैमेट्स लिखोगे। तो एक साइड से मेल और एक साइड से फीमेल गैमेट्स हमने लिखे, तो इसके बाद हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे कैपिटल T और ये कैपिटल T स्मॉल t के साथ। अब कैपिटल T स्मॉल t एंड दिस इज स्मॉल t। तो बच्चों हुआ कुछ इस तरह से कि आपको यहां पे 4 ऑफस्प्रिंग्स मिले, दैट इज कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t। अब जरा ध्यान देखना, अगर मैं आपसे पूछूं ये ऑफस्प्रिंग क्या है तो आप कहोगे इट इज टॉल। अगर मैं कहूंगा इन दोनों के बारे में बताओ तो आप कहोगे दे आर अगेन टॉल, क्योंकि यहां पे डोमिनेंस है, एक अलील जो है ना डोमिनेंट है दूसरे अलील पे, तो इसीलिए यहां पे फिनोटाइप कैसा आएगा, यहां पे कैसा दिखेगा, ये टॉल दिखेगा। और ये प्लांट अगर इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो दिस इज ड्वार्फ। अब बच्चों जरा ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ जब मेंडल ने ऐसा किया होगा तो वहां पे जब वो उस खेत में चला गया तो उसने देखा कुछ प्लांट्स टॉल है और कुछ प्लांट्स क्या है, ड्वार्फ है। लेकिन बच्चों अगर आप देखोगे ये टॉल जो है ना इट इज क्वाइट डिफरेंट, ये जो टॉल है दो ये डिफरेंट है जेनेटिकली, दे आर हेटेरोजाइगोट्स, दिस इज होमोजाइगस, और ड्वार्फ तो एक ही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे कि आप मुझे बताओ फेनोटिपिकली यानी फेनोटिपिक रेशियो क्या होगा यहां पे, ठीक है। तो बच्चों मैं कहने वाला हूं कि व्हाट इज द फेनोटिपिक रेशियो, तो आपको ये देखना होगा कि आपको क्या दिख रहा है यहां पे।
देखिए अपीयरेंस में आपको यहाँ पे 3 टॉल प्लांट्स दिख रहे हैं और एक आपको डिवार्फ दिख रहा है. सो दैट मीन्स द फिनोटिपिक रेशियो जो है दैट इज 3:1. और यहाँ पे 3 क्या है बच्चों, वो टॉल है, और एक क्या है यहाँ पे, वो डिवार्फ है. तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो जो है दैट इज 3:1. 3 यहाँ पे टॉल है, एक यहाँ पे डिवार्फ है. ठीक है ना. और बच्चों अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, यानी आप जेनेटिकली देखो, तो जीनोटिपिक रेशियो आपको यहां पे बच्चों मिलेगा दैट इज 1:2:1. अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये जो मैं 1 लिख रहा हूं दिस इज द टॉल दैट इज कैपिटल T. जो मैं 2 यहां पे लिख रहा हूं इट मींस दीज 2 टॉल प्लांट्स, और यहां पे जो एक आ गया दैट इज डिवार्फ. सो जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 बट द फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1. लेकिन बच्चों एक बात समझ लेना, एक बात समझो आप, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फिनोटिपिक रेशियो कितना है 3:1. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे व्हाट्स द नंबर ऑफ फिनोटाइप, भाई कितने फिनोटाइप्स मिले, तो आंसर इज 2. इसका मतलब ये हुआ कि एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द फिनोटिपिक क्लास. फिनोटिपिक क्लास यानी कितने फिनोटाइप्स मिलते हैं. बच्चों याद रखना, आपको कभी कभी फिनोटिपिक क्लास की जगह दिखेगा नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, तो याद रखना सिंपल आंसर है 2. क्योंकि यहां पे 2 ही फिनोटाइप्स दिखते हैं, या तो टॉल है या तो डिवार्फ है. और बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं, ठीक है, तो याद रखना दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहां पे आपको 3 तरह के प्लांट्स दिख रहे हैं. ठीक है जी. एक प्लांट जो है ना कुछ टॉल है, जो कि डिफरेंट टॉल है, 2 जो है ना कुछ डिफरेंट टॉल है, और एक आपको यहां पे मिल रहा है डिवार्फ प्लांट. ठीक है ना. अब बच्चों ध्यान देना, इसी के साथ हम जो है ना यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद जो है मैं इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूं. ठीक है. अब बच्चों ध्यान देना, मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी. नाउ इफ आई डिफाइन द प्रोबेबिलिटी आई सी दैट इट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द टोटल इवेंट्स. ठीक है जी. अच्छे से समझ लेना बच्चों, मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t स्मॉल t. ठीक है जी. तो बच्चों मैंने आपसे कहा वी विल डिफाइन द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स. अब बच्चों ध्यान देना, सपोज मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल T. ठीक है जी. देखो बच्चों सबसे पहले टोटल कॉम्बिनेशन यहां पे कितना है 4, और इसमें कैपिटल T कितने, एक ही है, सो दैट इज 1/4. अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालूं दैट इज 0.25. अगर मैं इसकी परसेंटेज बताऊं तो दैट इज 25%. सेकेंड थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल T स्मॉल t, तो बच्चों आंसर होगा कि टोटल कॉम्बिनेशन 4 और कैपिटल T स्मॉल t कितने हैं, 2 है. और अगर मैं इसे कैंसलेशन करूं तो यहां पे आपको मिलेगा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5 एंड दैट मींस 50%. इसी तरह से अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल t, तो सिंपली इट इज अगेन 1/4. यू कैन से इट इज 0.25, यू कैन से इट इज 25%. ठीक है. अब जरा ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना इस प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन कैसे बनेगा. ठीक है. जैसे मान लो बच्चों आपको एक क्रॉस ऐसे दिया कैपिटल A स्मॉल a, ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से मिल रही है. आपको 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे. मैंने आपसे कहा था अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन करें यू हैव टू बी वेरी क्विक नाउ. आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पुनेट स्क्वायर बॉक्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप एकदम से कॉम्बिनेशंस बना लो. ठीक है. अब जरा ध्यान देना, मान लो यहां पे A जो है दैट रिप्रेजेंट्स द ब्लैक कलर, और यहां पे जो स्मॉल a है दैट रिप्रेजेंट्स द व्हाइट कलर. बच्चों अच्छे से समझ लेना इस बात को. इसका मतलब ये हुआ ये 3 यहां पे क्या है, ब्लैक है, और ये एक यहां पे क्या है, व्हाइट है. तो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक चाइल्ड, तो आप बोलोगे इट इज 3/4, क्योंकि 3 ब्लैक है आउट ऑफ 4. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट चाइल्ड, यू विल से इट इज 1/4. सो दैट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी 75% हो गई, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 25%. अब जरा ध्यान देना ट्विस्ट कहां पे आएगा. बच्चों क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट चाइल्ड इज ब्लैक. What is the probability that the first child is black? तो आंसर होगा, बच्चों ध्यान देना, जब ये पूछ रहा है what is the probability that first child is black, that means it's asking what's the probability of black.
ठीक है, तो दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4 दैट इज इक्वल टू 75%। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा बच्चों, ऐसा पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टू चाइल्ड आर ब्लैक। ठीक है ना, पहले दो चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बच्चों आंसर होगा पहले चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी है 3/4 मल्टीपल बाय 3/4 और आंसर होगा दैट इज 9/16। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टू चाइल्ड आर व्हाट ब्लैक। सिमिलरली बच्चों आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट चाइल्ड इज व्हाइट, यू विल राइट 1/4। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टू चाइल्ड आर व्हाइट, सो दैट मींस 1/4 into 1/4। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।